चलें स्टार्ट करें। कुछ रेशियोज के क्वेश्चंस फाइनल करना फिर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? जी कल एमसीक्यूज में एक पॉइंट आया था जो एपी बैक में देखना था आपको। पेज नंबर बताइएगा कौन सा? पेज नंबर 282 पे कराया है। पेज नंबर 82 पे 282 पे एक एमसीक्यू नंबर 35 आया था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने किया फाइनल? पेज 282 एमसीक्यू नंबर 35। इसमें मैंने आपसे कहा था ये जो पॉइंट बी है इसमें ये किया फाइनल? क्या बात फाइनल हुई है सर? सेल अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट की अमाउंट तो बढ़ जाएगी लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है देखिए तो सर कर लिया था सर, एक पेज दिया था एक्स्ट्रा। तो इश्यू तो नहीं उसमें? उसमें टाइम्स में कुछ रेशोज नहीं हुई है तो टाइम्स को डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी इशू सर? जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स दानियाल इस पे मैं आता हूँ यार, यकीन माने इस पे आने लगा हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की पेज नंबर 282, आपने कहा मेरा क्वेश्चन साइलेंट है। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि एक एक्स्ट्रा पेज दिया था, मेरा क्वेश्चन और साइलेंट हो गया। जिसकी मैंने बात ही नहीं की उसकी आपने बात उठा दी। मैं करने लगा हूँ सर, इंशाल्लाह करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात साइलेंट नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मैं बात खोल के सामने रखता हूँ। किन किन पेजेस पे मेरी बात साइलेंट रही है उन पे इश्यू तो नहीं है कोई? तो सफा मैंने कल दिया था फाइनल कर लिया। वॉल्यूम 2 निकाले पेज नंबर 229। इसका जरा पॉइंट वाइज जरा डिस्कस करना जरा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले बताएं, पॉइंट 1 2 3 में क्या कह रहा है? पॉइंट 1 है क्या? इससे क्या होगा? अगर कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल बनाएंगे तो इससे क्या होगा? नीचे भी पढ़े, नीचे आए जरा। फिर वो ये भी कह रहा था कि फेयर वैल्यू कॉस्ट प्राइसेस आपने ये अज्यूम करनी है कि इंक्रीज हो रही है, कि डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो अगर इंक्रीज सोचें तो इसका मतलब कॉस्ट मॉडल से अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएंगे तो फिर डेप्रिसिएशन की बहस तो खत्म हो जाएगी और फिर बस क्या होगा? फेयर वैल्यू गेन की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। तो उसके फिर अपने इम्पैक्ट्स बताने पे पॉइंट नंबर 2 और 3 पे बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उसके अपने इम्पैक्ट्स बताने थे कुछ रेशियोज पे, कुछ वर्किंग्स हुई नहीं थी लेकिन होपफुली शायद आपने कुछ अपने तरीके से सोचा हो। पहले इसमें बता दें पॉइंट 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ने से क्या होगा?
एसेट्स बढ़ेंगे, और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट होने से गेन बढ़ेगा, गेन बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से अल्टीमेटली इक्विटी तक अफेक्ट जाएगा। तो बताएंगे नेट प्रॉफिट में क्या अफेक्ट आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा। इसमें तो सिर्फ बेस इसकी, बल्कि बेस नहीं सॉरी, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ेगा ना इसमें। तो प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब इसमें दोनों तरफ इफेक्ट आएगा शायद, कहाँ और कहाँ, प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे मतलब एसेट्स में भी आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा, और इक्विटी पे कैसे आएगा, गेन बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने से इक्विटी बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है जहाँ ऊपर नीचे दोनों इफेक्ट्स आए होंगे, आई होप कि आपने कुछ लिख के ट्राई किया होगा। डेट इक्विटी रेशियो में शायद वैसे ही सोचा जा सकता है, तो इफेक्ट आएगा डेट इक्विटी रेशियो पे क्या, लोन्स पे इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गेन होने से, प्रॉफिट बढ़ने से, इक्विटी बेस में बढ़ने से डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। और करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो ना करंट एसेट्स में ना करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंज आने की वजह से करंट रेशियो पे इम्पेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, पहला समझ आ गया। सेकंड पॉइंट पढ़े, सेकंड पॉइंट क्या था, पहले में तो नहीं मसला था, मैं आ रहा हूँ। देन अगर कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल में जाएंगे, लेकिन IAS 16 में जाएंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, तो वंस अगेन प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, सरप्लस आएगा, डेप्रिसिएशन पे चार्ज होगी, उसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में आएगा। फिर ये भी कह रहा था, नीचे जाए जरा, कि आपने अज्यूम करना है कि मैक्सिमम सरप्लस एनुअली रिटेन्ड अर्निंग्स में भी जा रहा है, तो एक और एंट्री फिर बनेगी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो यहाँ से शायद 3 एंट्रीज आ जाएंगी। तो इसमें जरा देखने, दोबारा जरा एक नजर देखने किसी जगह का इशू है। ऐसे एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट होने से कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा, एसेट बढ़ेगा और इक्विटी बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम होगा और एसेट कम होगा, नॉन करंट एसेट कम होगा, और सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट होने से सरप्लस कम होगा, इक्विटी बढ़ेगी, लेकिन सॉरी सरप्लस कम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, और लेकिन फाइनली दोनों का इफेक्ट सेम किस पे रहेगा, इक्विटी में सेम ही रहेगा, कि मतलब एक हेड कम हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, इक्विटी पे अल्टीमेटली चेंज नहीं आएगा। तो इसमें देखना कोई अगर तो फिगर्स अज्यूम हो जाती हैं, जिस तरह कल कुछ सोच रहे थे आप, नीचे वर्किंग हुई थी, होपफुली अपने अपनी फिगर्स को ट्राई की होंगी। जी दानियल, इसमें था पॉइंट, इसमें नहीं, इसी में पॉइंट 1 में, 2 में, 3 में, डेट इक्विटी रेशियो तो तीनों में ही है ना, पॉइंट 2 में जी, जरा रेशियो देखें जी, डेट इक्विटी रेशियो कहीं जा रही है मुझे, 3 एंट्रीज लिखी हुई है आपके पास, एसेट डेबिट होने से डेट इक्विटी रेशियो पे कोई इफेक्ट आएगा, एसेट डेबिट होने से तो नहीं ना आएगा, सरप्लस क्रेडिट होने से इक्विटी बढ़ जाएगी, लेकिन आगे फिर एक डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन डेबिट होने से प्रॉफिट कम होने से इक्विटी कम भी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने से एसेट पे इफेक्ट आएगा, डेट इक्विटी रेशियो पे इफेक्ट नहीं आएगा, और जो सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट है, इसका इफेक्ट तो इक्विटी में ही होगा और नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो दो चीजें इफेक्ट करेंगी, एक सरप्लस का क्रेडिट होना और एक डेप्रिसिएशन का डेबिट होना, लेकिन जितना सरप्लस है वो उतनी ही डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज होगी। तो सरप्लस बढ़ ज्यादा से रहा है और डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है इक्विटी पे वो कंपैरेटिवली कम है, जितना भी होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि जितनी भी लाइफ है रिमेनिंग उसमें
डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना इसकी, तो जो डिफरेंस है उससे इक्विटी बढ़ रही होगी, और इक्विटी के बढ़ने से फिर आपकी डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगी शायद। ठीक है, तो एक सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, दूसरी तरफ इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, और ये जो सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट है इसकी वजह से नेट इफेक्ट ऑन इक्विटी प्लस माइनस होकर सेम हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो की बेस में इक्विटी है, तो इक्विटी अगर बढ़ेगी तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो फिर कम हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 देखें, वेटेड एवरेज से FIFO मेथड में फॉर्मूला चेंज हो रहा था, नीचे आए जरा, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे वेटेड एवरेज और FIFO में कोई डिफरेंस पता? वेटेड एवरेज में कैसे स्टॉक मेजर होता है और FIFO में कैसे मेजर होता है? वेटेड एवरेज में एक रेट आ जाता है, और रेट जो होता है वो परचेजेस और परचेजेस अमाउंट और परचेजेस क्वांटिटी की बेस पे एक एवरेज रेट आ जाता है। लेकिन अगर आप FIFO यूज कर रहे हो तो FIFO मींस होता है फर्स्ट इन, उसकी एप्लीकेशन जो होती है कि जो पहले चीजें आई हैं वो तो पहले सेल हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टॉक है वो फिर एंड वाली चीजों से पड़ा, और स्टॉक अगर एंड वाली चीजों से पड़ा और प्राइसेस बढ़ रही हो तो फिर स्टॉक कंपैरेटिवली ज्यादा प्राइस पे आएगा FIFO में या कम पे आएगा? वेटेड एवरेज में क्या होगा, पूरे साल की सारी परचेजेस क्वांटिटी से डिवाइड होने से एक एवरेज रेट आ जाएगा, ना वो शुरू का रेट होगा ना एंड वाला होगा, वो ऑन एवरेज एक रेट होगा। लेकिन अगर FIFO से आप मेजर करेंगे तो FIFO में स्टॉक एंड वाली परचेजेस पे रिकॉर्ड होता है, तो एंड वाली परचेजेस फिर ज्यादा प्राइस की होंगी अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ज्यादा प्राइस पे होने की वजह से फिर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से फिर कोई इफेक्ट होता है? ये इसका एक सेंटेंस ढूंढे जरा, एक इसके जो आंसर में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अप्लाइंग FIFO व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग विल रिजल्ट इनटू, रीजन बताएं। नहीं, प्राइसेस बढ़ने से स्टॉक पे कैसे इफेक्ट आएगा? FIFO में जो चीजें पहले खरीदी होती हैं वो अज्यूम की जाती हैं कि पहले बेच दी हैं, तो स्टॉक फिर कहाँ से बचेगा? जो एंड वाली परचेजेस थी, तो एंड वाली परचेजेस ज्यादा प्राइस पे होंगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही थी, तो ज्यादा प्राइसेस पे स्टॉक पड़ा होने से या ज्यादा प्राइसेस पे स्टॉक मेजर होने से आपका स्टॉक जब बढ़ेगा तो क्या एंट्री एक हो जाएगी? अगर एंट्री सोची जाए तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक के बढ़ने से फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से। लेकिन प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से या कम होने से? ये कुछ क्लियर हो गया प्लीज? एंट्री समझ आ गई? ये नहीं कन्फ्यूजन फाइंडिंग। अब इससे क्या इफेक्ट होगा वैसे? स्टॉक डेबिट का मतलब क्या है? स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या है? एसेट बढ़ेगा। और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होने का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है जिससे फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एक स्टॉक के बढ़ने से एसेट्स बढ़ेंगे, लेकिन एसेट्स में भी करंट एसेट्स बढ़ेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल के क्रेडिट होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होकर फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? ये वैसे इजी है, वर्किंग करके हिसाब से मेरा ख्याल इजी है शायद। नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? क्यों बढ़ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स? नहीं, एसेट्स पे नहीं इफेक्ट, रिटर्न हाँ, लेकिन दोनों पे आएगा, सॉरी, एसेट्स पे भी आएगा और प्रॉफिट पे भी आएगा, लेकिन फाइनली अगर चेक किया जाए तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ रही है शायद। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न ऑन प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा, और इक्विटी पे कैसे आएगा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी पे भी इफेक्ट आएगा। डेट इक्विटी रेशियो पे बताएं क्या आएगा? लोन एज इट इज रहेंगे, इक्विटी बढ़ने से रेशियो इंप्रूव, रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा? रेशियो कम हो जाएगी। और करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा? स्टॉक डेबिट होने से करंट एसेट्स बढ़ेंगे, और करंट एसेट्स बढ़ने से फिर करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी वर्किंग्स है, ये जो आपके आंसर में लिखी हुई शायद जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ रेशियो के हाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इफेक्ट आ जाए तो शायद लिख लेना चाहिए। कोई और पॉइंट आप इसमें हो? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन?
चलिए सर, आज की जरा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले पता नहीं आपने रिवाइज किया ही नहीं, पेज नंबर 31 निकाला था। ये जो कैपिटल मेंटेनेंस और ये बाकी चीजें थी इस चैप्टर में, पेज 31 से लेके पेज 42 तक मैं 10 मिनट जरा पहले रिवाइज करना था। पेज 31 से शुरू करें, पेज 42 तक जाएं, जो जो पढ़ा है और जहाँ जहाँ हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, जो जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, जरा सारा एक नजर रिवाइज करें। पेज 31 से 42 तक जाएं और हर चीज को प्लीज इंपॉर्टेंस दें, दो दो चार चार नंबर भी समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो प्लीज खामोशी से सारे अपना अपना पढ़ें। तकरीबन 10 मिनट बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये बेटा जो सारी डिस्कशन हुई हुई है सारा पढ़े, जो जो इसमें नजर आता है। हाँ मूवी मैसेज करना था, मैसेज फिटो वाला ये खत्म करना है कैसे। जी फर्स्ट 3 पेजेस पढ़ ली। जर्नल स्टूडेंट्स आपने पढ़ ली, पेज नंबर 264 पे है। इस तरह के ना जरा तीन तीन चार चार पेजेस करके जरा दोबारा कर लेते हैं, इसमें रैंडमली जरा जो फर्स्ट 3 पेजेस पे क्या है, फर्स्ट 3 पेजेस पे कैपिटल मेंटेनेंस की दो कौन सी मेन टाइप्स है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स और रियल टर्म्स। तो फर्स्ट 3 पेजेस जरा बुक के भी चाहे अगर रखना है तो साथ रख लीजिएगा, लेकिन वैसे जरा इंडिविजुअली भी ट्राई करें। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 264, इसमें अब ये जो पहले 3 पेजेस पे चीजें कवर्ड है वो मैं जरा रैंडमली बताता हूँ। तो एमसीक्यू नंबर 2 पे है, जरा पढ़े आंसर बताएं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स, टेबल भी देखें, उससे पहले जो लिखा हुआ अपने हाथ से वो सब कुछ देखें जहां जहां जरूरत पड़ती है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेशन शुरू करें। ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स आल्सो रेफर टू एज ऑप्शन 3 करें। फर्स्ट पेज देखें जरा, पेज नंबर 31।
प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बेस पे प्रॉफिट कहाँ मैयर होता है? और एक एग्जांपल आई थी, वहां ये देखा जाता है ना कि कितने हमारे पास पैसे हैं कि हम सेम टाइप ऑफ चीज दोबारा खरीद सकें। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बेस पे प्रॉफिट मैयर किया जाता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में। ठीक है, ये करंट कॉस्ट जो आप कह रहे हैं वो तो ऑप्शन ही नहीं है, ये कहाँ से ढूंढ लिए ये पॉइंट? ठीक है प्लीज, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस हम कितने यूनिट्स खरीद सकते थे, कितने एसेट्स खरीद सकते थे, उस बेस पे प्रॉफिट मेजर होता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में। ठीक है, मिल गया फर्स्ट पेज पे। नंबर 4 वगैरह भी रहने दें, वो भी फिर आगे चल के पढ़ते हैं नेक्स्ट पेजेस। पहले आए आप नंबर 9 पे। जी नंबर 9 का आंसर फाइनल करें। ऑप्शन बता दें, ऑप्शन साथ साथ देखती भी रहेगा, जरा याद हो जाए, जरा ताकि टेबल वगैरह भी देखते रहे। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स आल्सो रेफर टू एज, नंबर 10 करें। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन बी 11 करें। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स में नो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, 12 करें। जर्नल रेट की बेस पे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट एज एन रियल टर्म्स फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, बी ऑप्शन। 13 सी, ठीक है। खामोशी से काइंडली 14 और 15 करें, अपना आंसर नहीं बताना हमें। जर्नलिस्ट 14 मोस्ट रेलिवेंट इन्वेस्टर्स एंड 15 मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। कैलकुलेटर पकड़े, 16 का आंसर बताएं, 1 मिनट के बाद बताना। जी कैलकुलेटर मैंने कहा तो था पकड़ने को, लेकिन शायद जरूरत ही नहीं थी। 350 प्रॉफिट होगा मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में, बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट तो होनी नहीं है। ठीक है, 17, 1 मिनट लगा लें पहले। और दानियाल सेम ही है तो सेम आंसर बता दें। सेम नहीं है, पढ़े तो सही। दानियाल को खुदा का नाम है, डाटा सेम, रिक्वायरमेंट तो सेम नहीं है। सेम है तो सेम आंसर बता दें।
जी सर, होगी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। किस रेट से, किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रॉफिट से नहीं करना, ओपनिंग कैपिटल से। तो 350 माइनस 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%, ऑप्शन डी। ओके प्लीज। रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होनी है बाय यूजिंग जर्नल रेट और मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग कैपिटल। 18 करें। दानियल फिर कहने वाला कि ये सेम है। किस रेट से और किस पे? ऑप्शन सी डन है सर। जान स्टूडेंट्स, नाइनटीन 20 भी छोड़ दें, एक सेकेंड, 21 करें। जी ठीक है, अब वही सेम है। रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एक दफा दोबारा सोचना। ओपनिंग इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट? जर्नल रेट 12%। ठीक है सी। ट्वेंटी सिक्स करें। ये हो रहा है ना प्लीज है? जान स्टूडेंट्स, 26। कौन सा रेट? जी ठीक है, ओके। 27। अभी हुआ था ये। प्लीज, ये ओके। एनी कंफ्यूजन? दोबारा बुक खोलो जरा, पेज नंबर 33 और 34 तरफ पढ़े। 33 के एंड से दोबारा पढ़े। 33 34, 2 मिनट प्लीज दोबारा पढ़ते रहे पेजेस। डेफिनेशन है पेज नंबर 34 पे, और सही नहीं है तो इरादे से प्लीज पढ़े। पेज 33 के एंड से लेकर 34 तक।
जी क्या पर्पजेज है जी भाई इस फ्रेमवर्क के? नहीं नहीं, असिस्ट मेन वर्ड है ऊपर। द पर्पज ऑफ द फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट, असिस्ट 3 के साथ लिखा हुआ। सबसे पहले आईएसबी को असिस्ट करना ताकि स्टैंडर्ड बनाया जा सके, प्रिपेयर्स को असिस्ट करना ताकि पॉलिसीज बनाई जा सके, और बाकी पार्टीज को असिस्ट करना ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। फिर नेक्स्ट पेज पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करता है? फाउंडेशन प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स के लिए, ताकि बोलने तो देख के मेन वर्ड्स को ट्राई करें। ट्रांसपेरेंसी को कंट्रीब्यूट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट किया जा सके। जरा दोबारा एक दफा बोलें जरा तीनों, एक एक सेंटेंस जो जितना बोल्ड हुआ जरा। फिर वो चैप्टर के कंटेंट्स लिखे हुए उसकी तो जरूरत नहीं है याद करने की। स्टेटस इसका क्या है? ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फाउंडेशन है स्टैंडर्ड्स की, ये कोई इटसेल्फ स्टैंडर्ड नहीं है। और अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करता, या करता है? स्टैंडर्ड करेगा, मैंने उलट बोला। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करेगा, मीन स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और फ्रेमवर्क की कंपैरेटिवली कम है अगर कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाए। नीचे फिर 5 डेफिनेशन आई हैं, देखनी 6 ढूंढे, अब एमसीक्यू नंबर 6 ढूंढे। कौन सा पेज है? 264 वॉल्यूम 1 शायद। 6 पढ़े, विच इज नॉट द पर्पस, सोच के तरह। डी का जरा मीनिंग बताना है, ये जो 6 में डी लिखा हुआ, टू बी अथॉरिटेटिव वेयर अ स्पेसिफिक आईएफआरएस स्टैंडर्ड कन्फ्लिक्ट्स विद, क्या मतलब? नहीं ये वैसे मीनिंग क्या इसका बनेगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की अथॉरिटी होगी अगर स्टैंडर्ड कन्फ्लिक्ट में हो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर। सही कहा जा रहा है या उलट कहा जा रहा है? तो ये इसका पर्पस नहीं, ये इसका वैसे भी ये उसका स्टेटस है, और स्टेटस भी गलत दिखा हुआ, तो इसका आंसर टिक लगा लें, डी बनता है। इसका कोई पर्पस नहीं है। बाकी बोर्ड को असिस्ट करना, ऑडिटर्स को असिस्ट करना, ये ऑल पार्टीज में आ जाएंगे ना, ऑडिटर्स वगैरह। ठीक है, 28 ढूंढे। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि जो दो इन पेजेस के मुताबिक है पहले उनको फाइनल करना साथ साथ, ताकि कुछ रिवाइज होने शायद। ये इंडिविजुअली जरा पढ़ के फाइनल आंसर बताएं 30 सेकंड्स बाद जब मैं पूछूंगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 28 का आंसर ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस ठीक है, और सेकंड, सेकंड भी ठीक है, अभी यही पढ़ा आपने। ढूंढने जरा पेज नंबर 33 के एंड पे। One of the purpose of conceptual framework is to assist ISB to develop IFRS that are based on consistent concepts. दोनों ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगी। ये स्टेटस वाली लाइन भी एज इट इज लिखी हुई है। एनी कंफ्यूजन? बुक पे वापस आए, पेज 35 से 36 तक। नहीं साथ साथ हम पढ़ के कर रहे हैं। कहाँ है पेज 35? कौन सा पेज 35 है? ये जो चैप्टर हम एक एक लाइन एक एक सफा करके पढ़ने की कोशिश करें उसकी बात हो रही है।
पेज 35 36 पे जो जो हाईलाइट किया हुआ है, जो जो लिखा हुआ है, काइंडली वो ढूंढने और पढ़े काइंडली। मैं उससे रिलेटेड जरा ढूंढूं। जी हो गया। इसकी समरी भी लिखी हुई है सारा, जो 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 अंडरलाइन थोड़ा सा किया था वो देख लें, और साथ एक समरी से लिखी हुई। हेडिंग्स कम से कम सारी बताओ। पढ़ लिए? 23 ढूंढना। MCQ नंबर 23। पता आपको चल गया है, लेकिन सही ऑप्शन ढूंढे। कौन सी इनहांसिंग नहीं है? ये पहली और पांचवी कौन सी है? ये फंडामेंटल है, रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल ही है मेरा ख्याल। तो उसने क्या पूछा? तो इनहांसिंग कौन सी है? कंपेरेबिलिटी, वेरीफेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक वैसे और भी है, लेकिन मतलब उसने पूछा ऊपर में से कौन सी एनहांसिंग नहीं है, तो क्या ऑप्शन बनेगी? प्लीज ऑप्शन बी। बी या डी? क्यों? क्या ढूंढना था हमने? जो एनहांसिंग नहीं है। ठीक है, 1 एंड 5, 24 करें। प्लीज 24 ढूंढे। बी और डी, ठीक है। क्या ढूंढना था? जो फंडामेंटल नहीं है। तो फंडामेंटल कौन सी है? तो फंडामेंटल कौन सी नहीं है? रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, वो कहता है फंडामेंटल नहीं है। डन है। दोबारा बुक पे जाए, पेज 35 से, ये तो पढ़ लिया हमने। पेज 37 से 39 तक आए। बल्कि 37 और 38 पे कोई खास अंडरलाइन भी नहीं हमने किया था। इसके एंड में भी टेबल है, लेकिन कम से कम जो जो आ रहा है वो तो पढ़े। इसमें एक एग्जांपल है, ये पेज 38 के एंड, जो जो नजर आए हाईलाइट किया हुआ, 37, 38, 39 देखे। एग्जांपल देखना जो पेज नंबर 38 के एंड पे। कौन सी मेजरमेंट बेसिस है? दो मेन है पहले मेरे ख्याल, उसके बाद फिर
दो मेन कौन सी हैं? और करंट वैल्यू में भी तीन है। इनके एक्सप्लेनेशन अभी वो नेक्स्ट पेज एक आएगा, उस पर देख लेते हैं दोबारा। आप एग्जांपल देख लो इसमें वर्किंग कैसे होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट में, करंट कॉस्ट वगैरह में। क्या करते हैं अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हो? एसेट जिस अमाउंट पे होता है बस उसी अमाउंट पे रखते हैं, और सब्सिक्वेंटली बस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर फेयर वैल्यू पे हो रखना हो, नहीं लेस कॉस्ट टू सेल वाली यहाँ बहस नहीं है, फेयर वैल्यू पे बस उसे ले आते हैं, जो भी उसकी फेयर वैल्यू जिसे हम मेजर कर रहे हो। ऐसे ही अगर वैल्यू यूज पे रखना हो तो फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। अगर करंट कॉस्ट पे रखना हो तो ये जरा देख के बोल रहे हैं फिर क्या करते हैं। जिस तरह का एसेट आपके पास होता है, आप उस तरह के नए एसेट की परचेज प्राइस लेते हैं, और फिर उस परचेज प्राइस को उतने अरसे पे डेप्रिशिएट कर देते हैं जितना अरसा ऑलरेडी आपका एसेट यूज हो चुका होता है। हाँ इधर एग्जाम नंबर 19 पे, नंबर 19 पढ़ें और कैलकुलेटर पकड़ें और फाइनल आंसर तक पहुंचे। नंबर 19 एमसीक्यू। क्या थी कॉस्ट? 5 लाख उसी पे रहेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना आपने। 2 साल गुजर गए, 5 लाख माइनस 50,000 रेजिडुअल वैल्यू है, 10% रेजिडुअल वैल्यू कह रहा है, और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैसे? 2 साल गुजरे कौन कौन से? 13, 14, 30 सितंबर ईयर एंड है, बस अक्टूबर पे खरीदा है। ठीक है अल्फा, 20th।
ये फिगर आप कैलकुलेट करना है। जी 6 लाख उठाएंगे और 60,000 रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर करंट कॉस्ट की बेस पे अपने एसेट को मेजर करना है तो 3,84,000 हमारी कैरिंग अमाउंट होगी अकॉर्डिंग टू द करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ऑप्शन कौन सी बनेगी? ऑप्शन सी जी। ये वाला स्टूडेंट ठीक है। ठीक है सर, प्लीज 25 ढूंढना है। ये 20th हो गया, 20th हो गया है। फुलफिलमेंट वैल्यू भी तो मेजरमेंट बेस है यार। नहीं है, लेकिन किसके लिए है? नहीं है, मेरा ख्याल है वहां लिखा होगा हमने। ये पेज नंबर 36 का स्टार्ट देखा जरा, कहाँ लिखा था? पेज 37 था, पेज 37 पे बनाया था, मेरा ख्याल है वहां लिखा होगा यार। हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू दो हैं, और वे करंट वैल्यू में फेयर वैल्यू भी है। वैल्यू यूज और स्लैश वहां लगाया होगा, लेकिन वैल्यू यूज एसेट्स के लिए और फुलफिलमेंट वैल्यू वर्ड लाइबिलिटीज के लिए। तो यहाँ असल में वो कह रहा है नॉट अ मेजरमेंट बेसिस फॉर एसेट्स। तो एसेट्स के लिए कौन सी मेजरमेंट बेसिस हैं? वैल्यू यूज भी है, करंट कॉस्ट भी है, फेयर वैल्यू भी है, फुलफिलमेंट वैल्यू भी मेजरमेंट बेस है तो सही, लेकिन किसके लिए? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। फुल ईयर पॉलिसी कोई नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा साल एसेट यूज हुआ हुआ है, पूरा साल गुजरा हुआ है। 1 अक्टूबर पे एसेट खरीदा है और 30 सितंबर ईयर एंड है, तो फुल ईयर मेथड तो कोई बहस नहीं है। पूरा साल गुजरा है, इसलिए पूरे साल की डेप्रिसिएशन। 30 सितंबर ईयर एंड है और 1 अक्टूबर पे एसेट खरीदा था, तो पूरे दो दो साल गुजर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। देन पेज नंबर 42 पे जरा जाए। अब इसमें एक टेबल बना हुआ है, इसको कोशिश करें जितना पढ़ सकते हैं, फिर अभी कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और कुछ लिंक करते हैं ताकि फर्दर याद हो जाए। जरा पहले 5 मिनट जरा कोशिश करें, जरा जो जो अंडरलाइन किया हुआ है ढूंढने ढूंढने, और कुछ हमने शायद ऊपर नीचे से लिंक भी किया था डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज का एंगल से। तो 5 मिनट जरा अच्छी सी कोशिश करें। करें ट्राई कुछ, चल लिंक करते हैं जरा। नंबर 1 ढूंढे, एमसीक्यू नंबर 1।
Which of the following measurement basis is an entry value and reflect the conditions at the measurement date? ढूंढने जरा कौन सी वैसे दो एंट्री वैल्यूज हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट भी है और करंट कॉस्ट भी है, लेकिन आगे ये क्या कहता है? एंड रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंट्री वैल्यू, लेकिन वो किस दिन की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती है? नहीं, पढ़ के जरा सही वर्ड्स। मेरा ख्याल एक्विजिशन डेट शायद, हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हेन द एसेट इज एक्वायर्ड, और जो करंट कॉस्ट है वो भी एंट्री वैल्यू लिखा हुआ है नीचे, लेकिन रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। तो एंट्री वैल्यूज दोनों है, लेकिन ये जो पूछ रहा है एंट्री वैल्यू, ये कौन सी पूछ रहा है? दैट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आंसर कब होता? पूरा वर्ड्स बोले। अगर एंट्री वैल्यू होती है एंड रिफ्लेक्ट द कंडीशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन या एक्वायर्ड डेट, जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, 5 ट्राई करें। नंबर 5। कोशिश करनी चाहिए, जरा ढूंढ के चाहे कर लें, इसी तरह शायद कुछ इधर उधर देख के शायद कुछ ध्यान में आएगा। Which of the following measurement basis fulfills the two conditions when measuring asset or liability? Transaction cost at acquisition are ignored, and transaction cost at disposal or ultimate disposal are considered in valuation. ढूंढना है। मेरा ख्याल हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो एट एक्विजिशन इंक्लूड करते हैं, और करंट कॉस्ट में भी शायद इंक्लूड करते हैं। तो ढूंढने जरा, सही कह रहा हूँ? एक्विजिशन पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर करते हैं, किस किस में? हिस्टोरिकल में और करंट कॉस्ट में। कहाँ कहाँ कंसिडर शायद नहीं करते? वाली यूज और फेयर वैल्यू में। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट डिस्पोजल, ये मेरा ख्याल फेयर वैल्यू में कंसिडर नहीं करते। कहाँ कंसिडर करते हैं? चले करें फाइनल, ए बी सी डी। दोनों कंडीशंस कहाँ मीट होंगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, वैल्यू यूज या करंट कॉस्ट? ये ठीक है जी? सी ठीक है सर? यस सर। अगर ए आंसर होता तो फिर क्या क्या होना चाहिए था? जरा पढ़ के पेज नंबर 42 पे पढ़ता है। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट एक्विजिशन नॉट इग्नोर्ड, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट डिस्पोजल नॉट रेलिवेंट, इस तरह वर्ड्स होने चाहिए थे। अगर फेयर वैल्यू हो तो, अगर फेयर वैल्यू आंसर होता तो फिर क्या लिखा होना चाहिए था? देख के बोलना, देख के बोलना, ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मेरा ख्याल है दोनों पे रेलिवेंट नहीं है। फेयर वैल्यू अगर होता ना एक्विजिशन पे ना डिस्पोजल पे। अगर करंट कॉस्ट होता तो एट एक्विजिशन मेरा ख्याल है रेलिवेंट है, और डिस्पोजल नॉट रेलिवेंट है, शायद उसी तरह जिस तरह हिस्टोरिकल कॉस्ट में। ठीक है, तो मतलब मकसद ये है कि इधर से उधर, उधर से इधर कुछ करके जरा कोशिश करें, कुछ ना कुछ चीजें जहन में सेट हो जरा। देन इसमें 2-3 अभी रहते हैं, वो मैं एक सेकंड डिस्कस करता हूँ। जरा बुक खोलें, जरा पेज 39 पे एक मिनट आए। ये जो चैप्टर हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, सीरियस एफर्ट करें प्लीज। ये वो काम अभी आपने मेरे ख्याल है घर में सोचा भी नहीं होना पिछले 2 हफ्तों में, और नेक्स्ट भी प्लान कम ही लग रहा है मुझे, तो कम से कम मेरे साथ आधा घंटा लगाए तो अभी। और पेज 39 पे एक एग्जाम्पल ढूंढे, एग्जाम्पल 1। लेकिन इसको करने से पहले जरा पेज नंबर 34 पे जाए। एसेट की डेफिनेशन पढ़ के बताएं, एसेट की, लाइबिलिटी की, इक्विटी की, इनकम की और एक्सपेंस की जरा डेफिनेशंस पढ़ पढ़ के अपने आप को सुनाया जरा। पूरा 1 मिनट लगाए जरा बोल के जरा।
एसेट की डेफिनेशन में तीन चीजें क्या है मेन? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट है। लाइबिलिटी में इस तरह बोले, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स है, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट है। इक्विटी की डेफिनेशन क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, सॉर्ट ऑफ रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब रिमेनिंग फिगर है आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन के एंगल से लिखी हुई है, रिमेनिंग इक्विटी आफ्टर डिडक्टिंग टोटल लायबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। और अगर सीधा करके बोलना हो तो शायद ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, वो शायद ऑपोजिट लिखा हो। इनकम्स में डेफिनेशन में क्या है? इनकम होने से एसेट बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है और अल्टीमेटली इक्विटी बढ़ती है। लेकिन अगर शेयर्स इशू करके पैसे आए हैं उससे जो इक्विटी बढ़ेगी वो इनकम नहीं है। एक्सपेंसेस इस तरह बोलना जरा, एसेट्स कम होते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है, अल्टीमेटली इक्विटी कम होती है, लेकिन डिविडेंड या ड्राइंग से जो इक्विटी कम होती है वो एक्सपेंस नहीं है। पेज 39 पे एग्जाम्पल 1, इसकी रिक्वायरमेंट होना है, आपने बताना है विच ऑफ द अबव एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया उसके मुताबिक आपने बताना है। ऊपर जो तीन चीजें दी उनमें से किसको आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे? पढ़ लें जरा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वैल्यूइंग 5 मिलियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंपनी को आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे? अब फ्लीट ऑफ ट्रक्स वैल्यूइंग 100 मिलियन कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी को आप एसेट क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं, ये जिसके कंट्रोल में वो रिकॉर्ड करेगा, हमारा इससे बहस ही कोई नहीं। हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स गेटिंग एन एनुअल कंपनसेशन ऑफ 12.5 मिलियन को आप एज एन एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाया जरा, कभी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी के एम्प्लॉइज को एज एन एसेट देखा? तो कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी का एसेट नहीं? कंपनी के एम्प्लॉइज से कंपनी को फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा? कंट्रोल में नहीं, असल में कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। कंपनी के एम्प्लॉइज से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो फ्यूचर बेनिफिट्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। एम्प्लॉइज खरीदे नहीं हुए किसी ने, तो ये नहीं कह सकता मेरा एम्प्लॉई है। उस तरह से जिससे हम कह देते हैं मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरा मोबाइल है, मेरा एम्प्लॉई है। अगर किसी को, बल्कि उलट करें जरा, अगर आपको कोई कहे मेरा एम्प्लॉई है तो आप फौरन उसे क्या कहते हैं, भाईजान मुझे खरीदा है आपने, मेरी सर्विसेज आपके पास है, मेरा जब दिल करे मुझे अच्छी जॉब मिले, ना जॉब मिले मेरा दिल भर जाए मैं अगले दिन ना हूं। तो प्रॉब्लम क्या है? आंसर ढूंढे इसका थर्ड का। कंट्रोल नहीं है, सर्टेनिटी अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, बिकॉज कभी भी जा सकते हैं। एक लिख लें रॉबर्ट साहब, नॉट इन कंट्रोल ऑफ कंपनी। एम्प्लॉइज को खरीदा नहीं, खुदा ना खासा हुआ, एम्प्लॉइज को हायर किया हुआ। नॉट इन कंट्रोल ऑफ कंपनी, और फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मशीनरी है तो आप चाहे इस्तेमाल करें चाहे बेचें, आप जैसे फायदा लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल 3 भी देखें। अब सब कुछ आपको आइडिया है। इसमें नीचे रिक्वायरमेंट में देखें, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। तो पहले ऊपर पढ़े, आंसर बाद में देखेंगे। अपने हाथ से जरा पहले वैसे ट्राई करें जरा, ट्रू फॉल्स लिख के। इन केस ऑफ, खामोशी से भी आंसर किसी ने बताना, अपना अपना बस लिखेगा, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। In case of conflict between requirement of conceptual framework and IFRS, the requirement of conceptual framework shall prevail. Conceptual framework is not an international accounting standard. अपना अपना लिख लें।
HR कॉस्ट, HR मींस ह्यूमन रिसोर्स, लिख लो जरा अगर किसी को नहीं आइडिया। ह्यूमन रिसोर्स related cost is recognized an asset since economic benefit is probable from human resource. Internally generated goodwill, ये भी आपके पास सिलेबस में नहीं है, बस ये लिखा मैं भी बता दूंगा, is recognized as an asset and measured at fair value in the financial statements. ये वैसे फॉल्स सा स्टेटमेंट, लेकिन ये शायद अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही आया हुआ, लेकिन बार पढ़ लिया जरा, लिखने साथ फॉल्स है। व्हेन इकोनॉमिक, ये यहाँ डी तक आंसर बता दें जी, ए का क्या आंसर है? और यार सही है यार, फ्रेमवर्क शैल नॉट प्रिवेल, स्टैंडर्ड शैल प्रिवेल, तो फॉल्स। सेकंड ये सही है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। थर्ड फॉल्स। डी, ई से दोबारा शुरू करें, ई पढ़ के खुद बताएं। सेंटेंस काफी लंबा उसने बनाया, लेकिन अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर फायदे काफी अरसे में आने हैं, when economic benefits arise over several accounting periods, तो फिर expense should be recognized in the profit and loss of each accounting period. एक मशीनरी जेन में लाई थी जरा, मशीनरी अपने 50 लाख की ली है, उसका फायदा 5 साल होना है, तो क्या ये 50 लाख एक ही साल में एक्सपेंस या 5 सालों में एक्सपेंस? मैचिंग प्रिंसिपल, ताकि जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल हो उसका खर्चा फिर प्रॉफिट लॉस में चार्ज हो। ये सही है स्टेटमेंट। क्या लिखा होता है ऊपर? व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स अराइज ओवर, अगर बेनिफिट बहुत ज्यादा उससे मिलने हैं तो फिर जो खर्चा है उसे भी उतने अरसे में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करें जितने अरसे फायदा मिलना है, उसे एलोकेट करें, डेप्रिसिएशन चार्ज करें, डेप्रिसिएशन मेथड्स। एफ बताएं। अगर किसी खर्चे का फ्यूचर बेनिफिट नहीं है तो फिर उसे एसेट बना लें, फिर नहीं यार, फिर उसे एक्सपेंस बना। अगर फ्यूचर बेनिफिट ही नहीं है, अगर फ्यूचर बेनिफिट ही नहीं है तो फिर उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, एसेट ना बनाए। क्या मसला है सेंटेंस में? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस होना चाहिए। अगर एक मशीनरी है उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है तो जितनी उसकी वैल्यू है उसका इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? आ जाएगा ज़हन में? एसेट की वैल्यू कम होगी तो जितनी कम होगी उसे फॉरन प्रॉफिट लॉस में चार्ज करें, और अगर रिकवरेबल अमाउंट जीरो होगी तो फिर सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में। इन फेयर वैल्यू मेथड अभी वो दोबारा आ रहा है, पेज 42 पे अगर देखना तो देख के सही बताइएगा। Assets are measured at an amount that would be paid to purchase the same or similar asset currently. ये किस मेथड में होता है? फेयर वैल्यू मेथड में क्या होता है जरा पढ़ के बताएं। नहीं वो नहीं है यार, वो नहीं लिखा हुआ, पढ़ के अंदर बता देना पेज 42। फेयर वैल्यू मेथड में एसेट्स आर मेजर्ड एट द अमाउंट, at an amount that will be received by selling an asset। और ये जो यहाँ लिखा हुआ जी में, ये किस में होता है? करंट कॉस्ट में होता है शायद, ठीक है। तो व्हाई इट इज फॉल्स? पेज नंबर 213 निकालें, वॉल्यूम 2 का। वॉल्यूम 2 पेज नंबर 213 क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए आपके पास 3 मिनट है, ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करने, अपने अपने करना है। पेज नंबर 213 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें नंबर 2 छोड़ दीजिएगा, नंबर 2 भी मैंने डिस्कस करना।
0.2 छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा मेरे ख्याल सारे हो सकते हैं। जी सर, करें शुरू? 1 मिनट और लगा लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स जब कंप्लीट कर लेंगे तो बताइए। जी सर, नंबर 1 ठीक है जी, ट्रू। नंबर 3, income represents all increase in assets or decrease in liability that results in increase in equity. all मसला all increase नहीं है, other than increase as a result of contribution from equity participants. all increase नहीं, all में मसला। सही है? क्या मसला है all में? हाँ जी, उसमें अगर इक्विटी में इजाफा हुआ है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी होल्डर्स की वजह से, तो फिर वो इनकम नहीं है, तो इसमें ऑल वर्ड गलत है। ट्रू या फॉल्स? नंबर 3 फॉल्स। नंबर 4, to be perfectly faithful representation a depiction would have 3 characteristics. it would be, जरा ढूंढ के बताएं कौन सी गलती है? कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। तो यहाँ दो दूसरे लिखे हुए, कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। कौन सा पेज है? पेज 35 होगा शायद, ढूंढे नीचे। एक परफेक्टली फेथफुल अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए? कंप्लीट हो, फ्री फ्रॉम एरर हो, सॉरी कंप्लीट हो, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। तो यहाँ क्या मसला? रेलिवेंट एंड वेरीफेबल लिखा हुआ, तो इसकी पॉइंट नंबर 4 फॉल्स है। नंबर 5, ये कब सही होता? इन करंट वैल्यू मेथड। अगर करंट वैल्यू मेथड होता तो फिर सही था, वैल्यू यूज मेथड की वजह से फॉल्स है। नंबर 6, मेरा ख्याल है फेयर वैल्यू के लिए ठीक है ये, लेकिन दूसरा कौन सा होना चाहिए था यहाँ? वैल्यू यूज है नहीं, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज है तो वैल्यू यूज एंड फेयर वैल्यू होना चाहिए। देख के बताया ना पेज 42 यार। और अगर एंट्री वैल्यू लिखा होता तो करंट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट होना चाहिए था। तो करंट कॉस्ट कौन सी वैल्यू है? एंट्री वैल्यू है, और फेयर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं। देख लिया? तो पॉइंट नंबर 6 का क्या आंसर है? पॉइंट 6। पॉइंट 7, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड ओवरराइड। अब उलट लिखा उसने, अगर लिखा होता रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डज नॉट ओवरराइड, फिर डज नॉट ओवरराइड सही होता जी। नंबर 7 का क्या आंसर है? ट्रू या फॉल्स? एंड फाइनली नंबर 8, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। ये पेज नंबर 33 देखें, चाहे रियल टर्म्स हो चाहे मनी टर्म्स हो,
मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर ही है, मतलब रियल टर्म्स हो या मनी टर्म्स हो, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज relevant to investors because they're interested in maximizing their returns. Employees और मैनेजमेंट कब इंटरेस्टेड होती है? वो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में, ठीक है। तो इसमें नंबर 2 मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज में उसमें आ रहा है, एक ट्रू है लेकिन एक सेकंड देख लेते हैं। एमसीक्यूज में आ जाओ वापस में। एमसीक्यूज का कौन सा पेज पे है? उसमें जरा देख के बताएं कौन कौन से रह गए 2-3। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, एक सेकंड जस्ट अ मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ मिल गए, आपने बेटा कर लिया था वो ट्रू फॉल्स? जी नंबर 4 ढूंढेंगे अब इसमें, मेरा 2-3 रहते हैं इसमें। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है ना, उसमें होता क्या है, मेरी तरह के देख के बताएं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में बस एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है और बाद में डेप्रिशिएट होता है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। अब सेंटेंस है जी, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कॉस्ट अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अगर प्राइसेस बढ़ रही हो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पढ़ लें जस्ट वैसे। प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट विल बी अंडरस्टेटेड। बी, एसेट वैल्यूज विल बी ओवरस्टेटेड। ये बात क्यों सही नहीं है? क्योंकि एसेट तो वैल्यू, हाँ अंडरस्टेटेड अगर हो तो फिर ठीक है। प्राइसेस अगर बढ़ रही होंगी तो इवन देन आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, आपने तो उसी वैल्यू पे रखा होगा जिस पे आपने खरीदा था, और अगर प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं तो आपने उसका कुछ भी नहीं किया होगा अनलेस आपने फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया। तो हमारा एसेट तो अंडरस्टेटेड क्यों होगा? नहीं मतलब हमने पुरानी प्राइसेस पर रखा होगा और उसे फर्दर डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड गेन्स विल बी रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। ये तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होंगे। गेन्स लॉसेस की बहस ही नहीं की होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखा तो कोई फेयर वैल्यू गेन लॉसेस की बहस नहीं है। और डेप्रिसिएशन विल बी ओवरस्टेटेड, अब यहाँ लिखा हुआ है। असल में शायद सारी बात ये है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में एसेट उसी अमाउंट पे रहेगा जिस पे खरीदा था, और डेप्रिसिएशन भी उसी अमाउंट पे चार्ज होगी जिस पे खरीदा था। तो अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपकी डेप्रिसिएशन कम होगी, क्योंकि आपने जिस प्राइस पे खरीदा था वो प्राइस कम होगी। तो आपकी डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ रहा होगा और एसेट कंपैरेटिवली अंडरस्टेट हुआ होगा। तो इसमें कौन सी ऑप्शन क्यों सही है? डी में क्या मसला है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन क्यों कम होगी? क्योंकि हमने तो एसेट को पुरानी फिगर्स पे रखा हुआ था जो पहले कम होंगी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद। ए बताए, प्रॉफिट क्यों ओवरस्टेट हुआ होगा? डेप्रिसिएशन कम होगी हमारी, वही वाली पुरानी वाली, और उसकी वजह से एसेट हमारा डेप्रिसिएशन भी कम होगी और एसेट भी कम होगी, और डेप्रिसिएशन कम होने से फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा और एसेट अंडरस्टेट हुआ होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने उसी प्राइस पे रखा होगा जिस प्राइस पे हमने परचेज किया था। ठीक है, अब जरा दोबारा ढूंढे जरा पेज नंबर 213 जरा वॉल्यूम 2 में जो पढ़े थे उसमें देखें सेंटेंस क्या लिखा हुआ था। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। रीजन, डेप्रिसिएशन कम क्यों? डेप्रिसिएशन क्यों कम? और एसेट क्यों अंडरस्टेट? नहीं, पुरानी प्राइसेस, असल में तो पुरानी प्राइसेस की वजह से आपने किन प्राइसेस को कंसिडर ही नहीं किया होगा। जो प्रेजेंट प्राइसेस हैं, जो नई प्राइसेस हैं, उनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे होंगे। तो देयरफॉर वो जो पढ़ रहे हैं वो ट्रू है स्टेटमेंट या गलत है? वो भी ट्रू स्टेटमेंट है। देन आए जरा, कौन सा छोड़ा था हमने? ये पहले 8 करें जरा।
ढूंढना क्या आपने? नंबर 8 में ढूंढना क्या है? नहीं फॉल्स नहीं, सही वर्ड्स क्या है इसके? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कौन सी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं? कौन सी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती? दे कंटेन मिक्स फिगर्स, some items are current cost, some are outdated values. ये क्रिटिसिज्म हो सकती है नहीं? क्रिटिसिज्म हो सकती है नहीं सर? सी पे एक मिनट आए। दे अंडर स्टेट एसेट्स एंड ओवर स्टेट प्रॉफिट, ये क्रिटिसिज्म हो सकती है? डी बताना है, इसका एक टी शायद पहले मिसिंग है। दे गियरिंग रेशियो जरा जेन में लाया जरा, एसेट का गियरिंग रेशियो से क्या ताल्लुक है? एसेट कम ज्यादा होने से कोई इक्विटी पे इफेक्ट आएगा? सोचा जरा एक मिनट। अगर एसेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर एसेट्स कम होंगे तो इक्विटी कम होगी या ज्यादा होगी? देख लें, एसेट्स कम होंगे तो इक्विटी, जरा पढ़े जरा डी। ओवर स्टेट गियरिंग का वैसे मतलब क्या है? लोन ज्यादा या इक्विटी ज्यादा? ओवर स्टेट गियरिंग है, ओवर स्टेट गियरिंग इक्विटी ज्यादा या लोन ज्यादा? लोन ज्यादा। लोन कब ज्यादा? या जब, या बाकी लोन ज्यादा या इक्विटी कम? इक्विटी कम होने से भी तो गियरिंग बढ़ जाएगी। तो अगर एसेट्स कम होंगे तो इक्विटी कम होगी, और इक्विटी कम होने से फिर गियरिंग ज्यादा ही होगी। तो ये क्रिटिसिज्म मतलब नॉट अ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है। हमने ढूंढना क्या है? जो क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती, तो इसको बी टिक लगाना। दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई एज ट्रांजेक्शन कुड हैव अकर्ड मैनी ईयर्स अगो। तो इन्हें तो वेरीफाई करना सबसे आसान है। असल में ये थोड़ा सा जरा ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ। अगर आपने कोई चीज खरीदी हो तो उसको वेरीफाई करना सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका नहीं, उसका एक एविडेंस रसीद की शक्ल में होता है। तो वो इनवाइस अगर संभाल लें, चाहे जितना मर्जी पुराना जमाने की इनवाइस हो, वैसे भी आपने शायद लॉज में पढ़ा हो, लेकिन पता नहीं कि कंपनी लॉ पढ़ा होगा या नहीं, 8 से 10 साल तक तो वैसे रिकॉर्ड रखने होते हैं। भाई मेरे ख्याल वो टैक्स में 6 साल है, लेकिन कंपनी लॉ में शायद, जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा मेरे ख्याल 10 साल है, और सम सिचुएशन में शायद 10 से भी ज्यादा हो जाता है। तो मेन जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखना होता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को वेरीफाई करना सबसे आसान इसलिए है क्योंकि जिस प्राइस पे आपने खरीदा होगा वो उस प्राइस का आपके पास कोई ना कोई एविडेंस मौजूद होगा। तो यहाँ लिखा हुआ दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई, तो ये जो क्रिटिसिज्म है कि ये डिफिकल्ट टू वेरीफाई, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मालूम ये थोड़ा सा जरा टफ है, इसको रिवीजन वाले क्वेश्चंस में मेरा ख्याल रख लेता है। एक जरा नंबर 7 भी देखें। नंबर 7 में भी एक दो चीजें वैसे शायद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पढ़े जरा। शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, इसमें एक दो बातें होगी हैं शायद। आपने ढूंढना है विच शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। नंबर 1, वर्क फोर्स को एसेट रिकॉर्ड करेंगे सर? बी पढ़ के सोच के। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया है किससे, हाईली लिक्विडेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको देख के बड़ा मजा आ रहा है, प्रॉफिट है जिसमें,
तो अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसे एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे कोई डबल एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी से साइन किया तो क्या एंट्री करेंगे? जब चीजें खरीदेंगे, सर्विसेज देंगे, उस वक्त एंट्रीज करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पे वैसे भी अभी क्या लिखा, विच इज ड्यू टू कमेंस शॉर्टली आफ्टर द ईयर। शुरू हो गया या होना है? जब होगा और ट्रांजेक्शन होंगी तब रिकॉर्ड होंगी। नंबर सी में बताएं क्या मसला पड़ गया? नहीं, असल में ये गवर्नमेंट ग्रांट की डिस्कशन हो रही है या एसेट की डिस्कशन हो रही है? नहीं, उलट पड़ रहे हैं। नहीं, दोनों भी नहीं हो रही। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू, यकीनन जो एसेट लेंगे वो तो एसेट रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है वो तो लाइबिलिटी बनेगी, उसे आप एसेट तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सेंटेंस गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड है। हाँ, उस गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो एसेट के लिए है, तो उस गवर्नमेंट ग्रांट को आप एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो एसेट के लिए है। हाँ, जब एसेट खरीदेंगे तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एसेट खरीदने की बहस नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट ग्रांट मिलने की बहस हो रही है एक एसेट को खरीदने के लिए जिसकी लाइफ 4 साल होगी। तो इस गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करेंगे? इसे लाइबिलिटी के तौर पर डेफर करेंगे और बाद में शायद 4 सालों में इसे इनकम बनाएंगे। तो इसे एसेट नहीं बनाएंगे, वो जो एसेट होगा उसके वो एसेट बनाएंगे। तो प्लीज ये पॉइंट सी में ग्रांट की बहस हो रही है, एसेट की बहस हो रही है, लेकिन किस ग्रांट की बहस हो रही है? जो किसी एसेट के लिए मिली है। तो यहाँ एसेट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ग्रांट का ट्रीटमेंट हो रहा है। डी पढ़े, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर को एसेट रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो आगे लिखा हुआ है ये शायद थोड़ा सा वैसे टेक्स्ट में आपने सुना होगा, वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी डिटेल नहीं है। लिखा हुआ है, एन एजेंसी हैज बीन हायर्ड फॉर कलेक्शन, however the reporting entity will bear the loss in case of default by customer। जिन हजरात ने टैक्स पढ़ा होगा वैसे, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक कलेक्शन एजेंट होता है। कलेक्शन एजेंट क्या करता है? आपका रेंट कलेक्ट करने की सर्विसेज देता है, उसके बदले में फिर पैसे भी लेता है। तो इसी तरह बस ये हुआ, एक किसी कस्टमर से रिसीवेबल है, एक एजेंट को हायर किया है कलेक्शन के लिए, एन एजेंसी हैज बीन हायर्ड फॉर कलेक्शन, however the reporting entity will bear the loss in case of, पर्सन आपने हायर तो कर लिया, लेकिन अगर वो पैसे नहीं देगा तो ये नुकसान उसका नहीं होगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो ये जस्ट एक्सप्लेन हुआ है, वरना ये रिसीवेबल जो है ये हमारा एसेट है। ठीक है, बस उस रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए क्या हुआ, जरा अपने वर्ड से बताएंगे आगे क्या लिखा हुआ? कोई एजेंट रखा है और अगर लॉस हुआ, किसने पैसे ना दिए, तो फिर वो उस एजेंट का लॉस नहीं होगा, वो एजेंट अपनी कोशिश तो करेगा, लेकिन अगर पैसे ना मिले तो हम ये नहीं कह देंगे कि भाईजान पैसे क्यों नहीं मिले। हाँ, उसका कमीशन शायद उसको नहीं मिलेगा, हमारे बिहाफ पे जाकर वो लोगों को याद तो करवाएगा, दरवाजे बजाएगा, खटखटाएगा भी, मैसेज भी करेगा, पहुंच भी जाएगा, लेकिन अगर पैसे ना मिले तो कलेक्शन के चार्जेस शायद वो नहीं लेगा, लेकिन वो ये नहीं होगा कि वो लाख अब वो दे, लाख रुपए अगर लेना था तो नहीं मिल रहा, वो नुकसान हमारा ही है। तो दोबारा बता दें, ए में क्या मसला है एसेट के एंगल से? कंट्रोल नहीं है, प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। बी में कॉन्ट्रैक्ट एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं होता। सी में ग्रांट की बहस हुई है, तो ग्रांट डेफर्ड लायबिलिटी है और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ही हमारा एसेट है। मान लीजिए तो 3 आए हैं ना, 4, 6 एंड 7, सॉरी 4, 7, 8, ये खास तौर पर जरा रिवीजन में रखें। 4, 7, 8, बाकी जरा आपने हेल्प करनी है। अब इसमें रिवीजन के लिए सारे ही रखें, सारे जरूरी नहीं है वैसे, अगर आप पेज 31, 32 और 33 कर लेंगे तो ये शायद जितने फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह के आए हैं बीच में, एक टिकट अगर रिवीजन के तौर पे करना है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं होंगे। लेकिन इसमें जब 1 है ये होना चाहिए रिवाइज, ये जो पेज नंबर 42 के एंगल से। 2, 3 मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ये टेबल में है सारा। 1, 4, 5 भी, 5, 6 भी रख लें, 7, 8 तो मैंने वैसे ही कहा था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, नहीं ये सारे नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ ये 18 तक नहीं, 18 तक जरूरत नहीं, ये सारे टेबल में है।
कहाँ से कहाँ तक कहा मैंने? नहीं कहाँ से? नहीं नहीं 1 से नहीं कह रहा यार, 9 से 18 तक मेरा नहीं ख्याल कोई रिवीजन की जरूरत है। अगर टेबल कर लेंगे तो वही है ये। हाँ 18 19 सॉरी 19 और 20 जरूर देख लेना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट के एंगल से। 22 जरा देखें, 22 अब हुआ नहीं था वैसे, लेकिन वही शायद रिपीट हो रहा, दोबारा देख लें। ठीक है यही है। 23 रख लें, 24 रख लें, 25 ये मेंटेनेंस वाला छोड़ो मैं, और 28 ये जो पेपर आपका है F1 का उसमें कोई एक आध छुट्टी है पहले? नहीं मतलब 3-4 है फिर तो ठीक ही है। तो एक मेरा ख्याल है 1 घंटा कम से कम जरूर रखना चाहिए आपको लास्ट डेज में। कम से कम 1 घंटा आखिरी दिन इस चैप्टर को लगाना चाहिए। तकरीबन हमने भी 1 घंटा ही लगाया, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा मेरा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि कुछ मैं स्लो हो जाता हूँ, वरना पढ़ के जिस तरह हमने मेरा ख्याल पूरा चैप्टर किए, अगर एक दफा आइडियली तो पेपरों से पहले एक दफा जरा अगर हो जाए कोशिश 1 घंटा, लेकिन कम से कम लास्ट डेज में, लास्ट दिन खास तौर पर तो 1 घंटा जरा लग जाना चाहिए ताकि कुछ चीजें जहन में रखी जा सके। ठीक है, देन उसके बाद जो दूसरा काम हमने आज करना था दैट इज एनपीओ। और एनपीओ में भी दूसरा जो काम हमने करना है, एनपीओ भी मुझे लग रहा है कि खदशा मुझे यही है कि आप लोगों के नज़दीक इस दफ़ा हाईली अनइम्पॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 169 निकालना है, टाइम अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास। जिस तरह मेरे सामने बैठ के आप तकरीबन नींद के झोंकों को एंजॉय कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से चले गए तो एनपीओ भी रह जाएगा। वॉल्यूम कौन सा होगा मिस्टर दानियाल? एनपीओ का ये हालात है, वॉल्यूम 5 होगा यार। पेज 169 पेन हाथ में रखें और आपने पहुंचना है पेज, नहीं इसको पहले एक नजर आप खुद से देख लें, पेज 179 तक। इसमें जो जो हेडिंग्स अंडरलाइनिंग्स 169 से कहां तक कहा मैंने? 179। 10 मिनट लगाए। इसके अगर एमसीक्यूज आज ना भी हम कर सके तो वो ठीक है, वो कल कर लेंगे, लेकिन कम से कम पढ़े मेरे सामने 10-15 मिनट पहले लगाए। पेज 169 और 179 खामोशी। जो जो चीजें हाईलाइट की हैं उन पे नजर पड़नी चाहिए। ये सच इस तरह से रट्टा लगाना मीन सेंटेंसेस का कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आपने अंडरलाइन किया होगा। वन 169 to 179, 79 बाद में देख